हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्लास 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति की चल रही थी, उसका 4 लेसन चल रहा था और उसकी 4 लेसन का फर्स्ट वाला लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था एंड आज उसी का सेकेंड लेक्चर चलने वाला है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैंने उस दिन ये 3 पॉइंट्स बाकी रह गए थे तो मैंने इसे नहीं समझाया था, तो आज ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट्स था इसे तो मैंने क्लियर कर दिया था। ये तो मैंने बता दिया था कि किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पहला पॉइंट समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि संस्थाओं पे भी मैंने बात किया था कि संस्थाओं का मतलब क्या होता है। ठीक है, संस्थाओं का अर्थ क्या होता है, ये भी बात हो गई थी। और फिर यहाँ पे पॉइंट्स ये है सेकंड वाला, क्या कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह से सुलझाया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे भी गौर कर लेते हैं कि जो दूसरा पॉइंट्स है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन फैसलों मतलब यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, हम लोगों ने ये देखा था कि जो मंत्रिमंडल होता है उसी में जब बैठक होती है तो उसी में क्या होता है, काम काज से संबंधित जो निर्णय होता है वो लिया जाता है। ठीक है, और वहीं से फैसले लागू किए जाते हैं, ये देख लिया था हमने। और मंत्रियों की नियुक्ति की बात मैंने देखा था हम सब ने। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। तो यहाँ पे अब सेकेंड पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्या कि इन्हीं फैसलों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन विवादों को आखिरकार सुलझाया कैसे जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो कि जो भी सरकारी निर्णय से संबंधित, ठीक है, जो भी सरकारी निर्णय से संबंधित यानी कि सरकारी निर्णय से उठने वाले जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करते हैं। कौन करता है, आप समझ लो कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय या आप कह सकते हो कि उच्च न्यायालय। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, आप समझ जानते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात क्या थी कि इन्हीं फैसलों से संबंधित यानी कि जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, अगर इसी फैसले में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस यहाँ पे जो विवाद उत्पन्न हो जाता है इस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाता है। भाई यहाँ पे पॉइंट्स तो यही पे चल रहा है ना कि किस तरीके से सुलझाया जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप जानते हो, ये तो आपको पता होगा कि जो भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं, अगर उनसे सरकारी निर्णयों से संबंधित कोई भी विवाद, कोई भी निर्णय उत्पन्न होता है तो उस मैटर को कौन सुलझाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या आप कह सकते हो कि उच्च न्यायालय उस मैटर को सुलझाता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट था भाई यही था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इतना सीमित शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में आप इतना याद रखो कि सरकारी निर्णय से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका जो निपटारा किया जाता है कौन करता है, तो वो उच्च न्यायालय कह सकते हो या सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देख लेते हैं कि इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्था। भाई यहाँ पे 3 संस्था की हम लोगों ने बात किया था, 3 संस्था कौन सी थी वो भी देख लेते हैं। तो भाई वो 3 संस्था थी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं विधायिका पर। किस पे, विधायिका पर। लेकिन इससे पहले आप विधायिका को समझने से पहले आप ये समझ लो कि विधायिका को समझने से पहले आपको ये समझना है कि आप देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको सिर्फ बता दूं, विधायिका का मतलब मैं आपको बता दूं, तो आप सिर्फ इसका मतलब तो समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो तीनों अंग हैं ये आखिरकार किसके अंग है ये तो आपको जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, विधायिका को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो शासन होता है, क्या, शासन, तो शासन के 3 अंग होते हैं। कौन से, वही एक विधायिका होती है, ठीक है, विधायिका, और कार्यपालिका और कह सकते हो न्यायपालिका। ठीक है, समझ गए आप।
शासन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक तो मैंने कहा विधायिका, दूसरा मैंने कहा कार्यपालिका और तीसरा मैंने कहा न्यायपालिका। ठीक है, अब यहाँ पे जो शासन के 3 अंग होते हैं, इसी तीनों अंगों में से सबसे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं विधायिका की। ठीक है, हम लोग अब विधायिका की बात कर लेते हैं। अब विधायिका को समझो। अब देखिए, कानून बनाने या विधि निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करने का जो भी दायित्व होता है वो किस पर होता है? वो होता है विधायिका पर। मैंने क्या कहा कि कानून बनाने या फिर विधि का निर्माण करने का जो भी दायित्व होता है, क्या? जैसे कि हो गया कानून बनाना हो गया, बनाना, या आप यूँ कह सकते हो विधि निर्माण ठीक है, विधि निर्माण या कानून। यहाँ पे ये जो भी काम होते हैं, जैसे कि सरकार में जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उस जो फैसला होता है उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसमें उसमें जो महत्वपूर्ण रोल अदा होता है वो विधायिका का ही होता है, जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे बात आ गई कि अगर कानून बनाना है, किसी विधि का निर्माण करना है, तो वहाँ पे जो रोल होगा वो सबसे ज़्यादा विधायिका का ही होगा, अगर कोई कानून बन रहा है तो उस कानून को बनाने में विधायिका ही महत्वपूर्ण होती है। भाई मैं तो वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो, कानून बनाने या विधि निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करने का जो भी दायित्व होगा, यही 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जो भी कानून बनाने का या फिर विधि निर्माण का जो भी दायित्व होगा वो विधायिका का होगा। ठीक है, अब मैं आपको और सीमित शब्दों में बताऊं तो कानून बनाने का जो दायित्व होता है वो विधायिका, यानी जो कानून बनाने का काम करती है उसे विधायिका कहा जाता है। आप इतना समझ लो। ठीक है, कानून बनाने का जो दायित्व होता है वो विधायिका का होता है। ठीक है, जो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ बात आती है किसकी? कार्यपालिका की। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि दुनिया भर की जो भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर विधायिका जो है कानून बना, देखो हाँ, विधायिका जो होती है वो कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बना सकती है और मौजूदा जो कानून है उसमें संशोधन भी कर सकती है। ये पॉइंट याद रखना कि जो विधायिका होती है वो कानून बना तो सकती है, मैंने यहाँ ये बोला ना कि कानून बना भी सकती है, और जो मौजूदा कानून है उसमें ये क्या कर सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, उसको परिवर्तित भी कर सकती है। ठीक है, और आगे बताऊं मैं आपको, तो उसमें देखो उस कानून को वो खत्म भी कर सकती है और उसके स्थान पे वो उसकी जगह पे दूसरा कानून भी लागू कर सकती है। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। क्या? ये कानून बना भी सकती है, जो मौजूदा कानून है उसको खत्म भी, यानी उसमें संशोधन भी कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है और उसके स्थान पे दूसरा कानून भी बना सकती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है विधायिका को लेकर के। आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट्स ये है कि कार्यपालिका। अब भाई हम यहाँ कार्यपालिका की बात करते हैं, विधायिका तो हो गया, समझ में आ गया कि जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। ठीक है, अब कार्यपालिका का क्या रोल होता है और न्यायपालिका को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कार्यपालिका को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का जो कारण होता है, अगर देखो सरकार की जो नीतियां होती हैं उसे कार्य रूप का क्या मतलब, उसे कार्य रूप दे देने के कारण ही क्या होता है, इसे कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर मानो कि सरकार का कोई, देखो सरकार का जो भी काम होता है, सरकार का जो भी काम होता है, अब इसी काम को वो क्या करता है, कार्य रूप। ठीक है, कार्य रूप का मतलब कार्य रूप कारण दे दिया। क्या? कार्य रूप कारण देने के कारण ही क्या कहा जाता है, इसे कार्यपालिका कहा जाता है। भाई आप यहाँ इसको ऐसे ही पकड़ सकते हो। क्या? कार्यपालिका मतलब सरकार का जो भी कार्य होता है ये क्या करती है, उसको क्या करती है, ये उस कार्य को लागू करने का काम करती है। समझ रहे हो आप? मतलब जो भी, मानो कि यहाँ से कानून बन गया, कोई विधेयक पारित हो गया, अब उस विधेयक को, उस कार्य को कौन लागू करेगा, तो समझ लो वो कार्यपालिका ही करती है। सरकार का जो कार्य होगा वो कार्यपालिका ही करेगी। यहाँ पे नियम तो बन गया, अब इसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। आप ऐसे समझो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कहना कि जैसे कि विधायिका कानून बना ली, अब उस कानून को लागू कौन करेगा, तो वो करेगा कार्यपालिका।
ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोली, सरकार का जो भी काम होता है उसी कार्य को कार्य रूप दे देने, उसी कार्य रूप को कारण दे देना ही क्या कहलाता है, कार्यपालिका। मतलब सरकार के काम को लागू करने का काम किसके ऊपर होता है, कार्यपालिका के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, देखो अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स और बता दूँ कि जो कार्यपालिका होती है इसके देखो जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं ना, आप एक पॉइंट और याद रखना कि जब भी हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। जब भी हम सरकार की बात करेंगे तो उसका जो तात्पर्य होगा वो कार्यपालिका से ही होगा, क्योंकि सरकार जो भी नियम कायदे कानून होता है वो कार्यपालिका सरकार के काम को क्या करती है, लागू करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जब भी हम सरकार का जिक्र करेंगे तो उसका तात्पर्य कार्यपालिका से ही होता है, कार्यपालिका से ही लिया जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलें। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो कार्यपालिका है ये इसके ना समझ लो कार्यपालिका दो तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा जो होती है वो होती है गैर राजनीतिक। ठीक है, समझ लो आप। देखो मैंने क्या कहा, आप इसको तो समझ गए कार्यपालिका कहते किसे हैं। अब यहाँ मैंने आपको कहा कि कार्यपालिका जो होती है इसके ये दो तरह की होती हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होती है गैर राजनीतिक कार्यपालिका। अब जरा ये समझ लेते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसका क्या मतलब होता है। तो जानते हो कि यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसमें जैसे मंत्री होते हैं, जो मंत्री आते हैं इसमें। और जानते हो कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मंत्री होते हैं, मंत्री का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। मतलब मंत्री के पास जो अधिकार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्यों ज़्यादा होता है, मंत्री का अधिकार क्यों ज़्यादा होता है। तो जानते हो कि वो नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो इसमें मंत्री होते हैं वो नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं मंत्री। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि राजनीतिक कार्यपालिका गैर राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है। यानी कि इसमें मंत्री जो होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में, इसमें जो मंत्री होते हैं, मंत्री के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ बोला क्योंकि वो इसलिए होते हैं। अब जरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो गैर राजनीतिक पालिका होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मंत्री होंगे उनकी शक्तियाँ नौकरशाही से कई ज़्यादा होती हैं। अब आप जरा ये समझो कि नौकरशाही में कौन से लोग आते हैं। ठीक है, नौकरशाही का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि लोक सेवाओं में काम करने वाले जो लोग होते हैं, लोक सेवाओं में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स या फिर उन्हें नौकरशाही कहते हैं। आप समझ गए कि नौकरशाही किसे कहते हैं, उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं या फिर नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि वही कह रहा है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकरशाही होते हैं, उनसे ज़्यादा कई मंत्री की शक्ति होती है, उनसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझो, क्यों ना मंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे, देखो मंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक लेवल पे लोग काम करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट जो अर्थशास्त्री होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो गैर राजनीतिक कार्यपालिका से कई ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ नौकरशाही से कई ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, अब क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो मंत्री होते हैं वो डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये बताया कि मंत्री जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स से या नौकरशाही से कई ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनके पास कई ज़्यादा गुणाधिकार होता है। किसके पास? मंत्री के पास। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्री के पास सबसे ज़्यादा। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि जो एक आईएएस अधिकारी होता है वो तो इतना इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा हुआ रहता है, और जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा मतलब पदवी दिया जाता है वो। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो मंत्री होते हैं वो भले नहीं पढ़े लिखे, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो इसलिए
मतलब कि उत्तरदायी होते हैं, उनके पास इसलिए ज़्यादा पावर होता है क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता उन्हें चुनती है। भाई एक IAS ऑफिसर को जनता तो चुनेगी नहीं, है ना, जनता तो चुनेगी नहीं, उन्हें तो खुद से मेहनत करके वहाँ पहुँचना है ना। लेकिन जो मतलब जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो उन्हें जनता चुनती है और वो जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उनकी पावर एक नौकरशाही से, एक सिविल सर्वेंट से अधिक होती है मंत्री की। ठीक है, तो आप समझ गए कि राजनीतिक कार्यपालिका और गैर राजनीतिक पालिका में क्या अंतर होता है। तो यही जो मैंने आपको भी बताया, मंत्री और नौकरशाही वाली व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे आपके देखो ये वाला जो पॉइंट्स था कि कौन सा पॉइंट्स, ये यहाँ इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आप समझ गए। अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यायपालिका की। ठीक है, तो आप इतना समझो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यायपालिका की। अब तो आप इसको समझ गए, कार्यपालिका और यहाँ पे विधायिका क्या है। ठीक है, अब कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। बिल्कुल, मैं आपको समझाऊं न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। अब देखो हमारे यहाँ देखो, जैसे कि विभिन्न स्तरों पर मतलब अलग अलग स्तरों पर, कहने का मतलब है कि अलग अलग स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से, यानी कि अलग अलग स्तरों पे जो अदालत है उनको सामूहिक रूप से जो अधिकार प्राप्त है, मतलब जो न्याय दिलाने का अधिकार प्राप्त है, उसे न्यायपालिका कहा जाता है। अब मैं आपको दूसरे शब्दों में बता दूं कि हमारे देखो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, जबकि राज्यों में उच्च न्यायालय होता है। आप ये बात जानते हो कि पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। मैं खास तौर पे भारत की बात कर रही हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं भारत की न्यायपालिका की, देखो भारत की न्यायपालिका, ठीक है, भारत की न्यायपालिका, मैं आपको ये बता रही हूँ कि भारत की जो न्यायपालिका है, आप जानते हो कि भारत की न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, जबकि राज्य स्तरों पर उच्च न्यायालय होता है। और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि और हो जाएंगे, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका वाली व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कैसे, जैसे जानते हो कि पहले हो गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्य स्तर पे आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय, उसके बाद में स्थानीय स्तर पे जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यायपालिका, जो न्याय दिलवाती है लोगों को। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो भारत में न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। हमारे यहाँ जो एकीकृत का मतलब समझते हो, भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। कहने का मतलब ये है, एकीकृत का मतलब समझ लो आप, मैं ये बता रही थी ना, सुनो, हाँ मैं इसका समझो, पहले एकीकृत, आप एकीकृत का पहले मतलब समझो। मैंने कहा कि भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत का मतलब, अब समझ गए आप, यहाँ पे एकीकृत का मतलब क्या है कि भारत में जो न्यायालय वाली व्यवस्था है वो एकीकृत है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो न्यायालय वाली व्यवस्था है वो एकीकृत है, मतलब वो एक ही दिशा में मतलब कार्य करती है। कहने का मतलब ये है, पहले पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके बाद में उच्च न्यायालय हो जाएगा उसके, यानी कि हमारे यहाँ पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है तो भाई वो भी तो इसी सूत्र में है, और जो राज्य स्तर पे है न्यायालय वो भी तो इसी सूत्र में है, और जो मतलब कि स्थानीय स्तर पे है न्यायालय वो भी तो इसी दिशा में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एकीकृत है, मतलब एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। हमारे यहाँ जो न्यायालय वाली व्यवस्था है वो एक ही सूत्र में क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे एकीकृत व्यवस्था। यही है हमारे यहाँ न्यायालय की एकीकृत व्यवस्था। ठीक है, अब आगे चलें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप जानते हो कि ये संस्था किस तरह, ये तो पॉइंट हो गया, ये संस्था किस तरह काम करती हैं और ये आपस में किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपका ये वाला पॉइंट्स भी इसी में क्लियर हुआ। कैसे, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ बात यही थी ना कि ये संस्था कैसे काम करती हैं, तो आपको बताया मैंने कि कैसे वो काम करती हैं एंड वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो जुड़ी हुई कैसी हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया, जब विधायिका कोई कानून बनाएगी तो उसे मनवाने के लिए यहाँ पे कार्यपालिका है, उसी कार्य को ये लागू करेगी, और उसी कार्य को अगर
उसका हानि होता है, ठीक है, उसका उल्लंघन होता है, तो उसी कानून को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पे न्यायपालिका होती है। अब न्यायपालिका की व्यवस्था मैंने आपको बताया कि भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब पहले सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मतलब स्थानीय स्तर पे दो, जैसे कि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को कहेंगे न्यायालय की एकीकृत व्यवस्था। क्लियर? तो समझ गए कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपके जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे आज क्लियर कर दिया। आपका जो ये लेसन है, ठीक है, यहाँ पे जो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखा था वो तो क्लियर हुआ, लेकिन अभी इसी लेसन में आपका आप पढ़ोगे प्रेसिडेंट के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में। तो अभी आपके कुछ चैप्टर बाकी हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।